हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेज बाय डॉक्टर सतीश कुमार श्रीवास्तव में। दोस्तों, आप जानते हैं कि इनकम टैक्स के अंतर्गत हम इस समय इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ रहे हैं और इनकम फ्रॉम सैलरी में बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं। इसके अंतर्गत हम आपको बता चुके हैं कि सैलरी में क्या क्या शामिल करते हैं। इसके बाद हम आपको भत्ते भी बहुत विस्तार से पढ़ा चुके हैं। हमने आपको बताया था कि भत्ते 3 प्रकार के होते हैं, एक तो फुली टैक्सेबल अलाउंस, दूसरा पार्टली टैक्सेबल अलाउंस और तीसरा एग्जम्प्टेड अलाउंस। उनको भी हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम परक्विजिट्स पढ़ चुके हैं, अनुलाभ पढ़ चुके हैं। अनुलाभों में हमने आपको बताया था कि अनुलाभ 3 प्रकार के होते हैं, एक तो मेन परक्विजिट्स, दूसरा स्पेशल परक्विजिट्स और तीसरा एग्जम्प्टेड परक्विजिट्स। मेन परक्विजिट्स वह अनुलाभ होते हैं जो प्रत्येक कर्मचारी की दशा में कर योग्य होते हैं। स्पेशल परक्विजिट्स हमने आपको बताए थे कि जो विशिष्ट अनुलाभ होते हैं वह केवल विशिष्ट कर्मचारी की दशा में कर योग्य होते हैं और जो करमुक्त अनुलाभ होते हैं वह सभी कर्मचारियों की दशा में कर मुक्त होते हैं। इसके बाद हमने आपको अनुलाभों का मूल्यांकन भी बता दिया था कि अगर कोई सुविधा या कोई सेवा नियोक्ता के द्वारा दी गई है तो उसका मूल्यांकन हम किस तरह करेंगे, तो वो भी हमने आपको वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स आपको बहुत विस्तार से पढ़ा दिया था। अब आपको केवल 2 चीज़ पढ़ाना है, एक तो आपको पढ़ाना है प्रोविडेंट फंड और आपको पढ़ाना है कटौतियाँ। तो दोनों चीज़ें मैं आपको समझाए दे रहा हूँ कि प्रोविडेंट फंड क्या है, कितने प्रकार का होता है, इनकम टैक्स के अंतर्गत इसके नियम क्या हैं और इनकम टैक्स में एक कर्मचारी को जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं कितने प्रकार की कटौतियां स्वीकृत होती हैं। तो ये 2 पॉइंट आपके बचे हैं, दोनों पॉइंट मैं आपको यहाँ पर डिस्कस किए दे रहा हूँ और इसके बाद हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्रोविडेंट फंड क्या है। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड को कहते हैं भविष्य निधि। भविष्य निधि, देखिए हर व्यक्ति अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ बचा करके रखता है, क्योंकि सभी व्यक्ति ये जानते हैं कि एक निश्चित समय के बाद व्यक्ति का बुढ़ापा आ जाता है, उसका शरीर काम करना बंद कर देता है, तो उसको उस समय पैसे की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति भविष्य के लिए कुछ ना कुछ बचत करता रहता है। जिसकी आय ज़्यादा है वो भविष्य ज़्यादा बचत करता है, जिसकी आय कम है वो कम भविष्य के लिए कम बचत करता है, परंतु बचत कुछ ना कुछ सभी लोग करते हैं। तो इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति कर्मचारी है, चाहे सरकारी कर्मचारी है या गैर सरकारी कर्मचारी है, तो वो भी अपने भविष्य के लिए कुछ न कुछ बचत करता है। सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं भी हैं कि हर कर्मचारी को एक निश्चित रकम अपने वेतन से काट करके भविष्य निधि में जमा करनी पड़ेगी। अगर कर्मचारी अपनी भविष्य निधि से एक निश्चित रकम जमा कर रहा है तो नियोक्ता भी एक निश्चित रकम कर्मचारी के उसी खाते पर जमा कर देगा, जिसका परिणाम ये होगा कि हर साल वो रकम जमा होते होते, हर महीने वो रकम जमा होते होते एक बहुत बड़ी रकम तैयार हो जाती है। और जब कर्मचारी का रिटायर होता है, कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होता है, तो वही रकम जो प्रति महीने उसके वेतन से काट काट करके जमा की गई है, नियोक्ता द्वारा भी अपनी तरफ से कुछ उस खाते में अंशदान किया गया है, बैंक भी उस रकम पर ब्याज दे रहा है, तो वो रकम कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय इकट्ठा मिल जाती है। तो यही हमारा है भविष्य निधि, माने कर्मचारी के वेतन से प्रति माह एक निश्चित रकम काट करके अगर उसके एक भविष्य निधि खाते में जमा कर दी जाती है तो कर्मचारी की तरफ से तो जमा ही की जाती है, नियोक्ता भी कर्मचारी के हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी तरफ से भी कुछ रकम जमा कर देता है। तो ये रकम एक निश्चित समय के बाद एक रकम, बड़ी रकम तैयार हो जाती है और बैंक द्वारा इस रकम पर ब्याज भी दिया जाता है, तो ब्याज भी उसमें जुड़ता जाता है और इस प्रकार से ये रकम इकट्ठा होती रहती है। तो ये तो हो गया भविष्य निधि, जिस पर एक कर्मचारी अपने वेतन का कुछ रकम जमा करेगा, नियोक्ता भी कुछ रकम उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। अब ये होता कितने प्रकार का है, देखिए 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है वैधानिक प्रोविडेंट फंड, वैधानिक प्रोविडेंट फंड। दूसरा होता है प्रमाणित प्रोविडेंट फंड, और तीसरा होता है
अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड। तो ये 3 प्रकार का फंड होता है, एक तो वैधानिक प्रोविडेंट फंड, एक अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड और एक अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड। देखिए वैधानिक प्रोविडेंट फंड है, ये कुछ कर्मचारी हैं तो जो पैसा जमा करते हैं तो वैधानिक प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं। अब इनके नियम क्या हैं? देखिए वैधानिक प्रोविडेंट फंड, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड और अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड, इनमें जो रकम कर्मचारी के वेतन से काट करके जमा की जाती है तीनों दशाओं में। हम किस दशा की बात कर रहे हैं? कर्मचारी की दशा की बात कर रहे हैं। अगर कर्मचारी के वेतन से कोई रकम काट करके और उसके भविष्य निधि में जमा की जा रही है तो यह रकम प्रत्येक कर्मचारी की दशा में कर योग्य होती है। जैसे कोई कर्मचारी मान लीजिए कि 10,000 रुपये महीना वेतन पा रहा है, कोई कर्मचारी 10,000 रुपये प्रति महीना वेतन पा रहा है और प्रति महीने उसके वेतन से 1,000 रुपये इस फंड में, वैधानिक प्रोविडेंट फंड में या प्रमाणित में या अप्रमाणित में जमा किया जा रहा है। प्रत्येक महीने कितना जमा हो रहा है? 1,000 रुपये जमा हो रहा है। तो ये 1,000 रुपये जो जमा हो रहा है, जमा होने के बाद कर्मचारी को मिला 9,000। तो हम जब इनकम फ्रॉम सैलरी निकालेंगे, कर्मचारी का जब पूरा उसको जिन जिन स्रोतों से पैसा मिल रहा है वो सब जब निकालेंगे तो वहाँ पर कर्मचारी को वेतन का 9,000 नहीं लिखा जाएगा, बल्कि कर्मचारी के वेतन का कितना लिखा जाएगा कि कर्मचारी को कितना मिल रहा है? 10,000। वो तो 1,000 रुपये काट करके उसके फंड में जमा कर दिया गया और इसके बाद उसको मिल कितना रहा? 9,000। परंतु जो 1,000 रुपये उसके फंड में जमा किया गया है, इसको ये मान लिया जाएगा कि ये कर्मचारी के वेतन का हिस्सा है, तो वो 1,000 रुपये कर्मचारी के वेतन में जोड़ देंगे और कर्मचारी का वेतन हो जाएगा 10,000। अब उस 10,000 का 12 महीने का निकाल करके 1,20,000 उसकी बेसिक सैलरी हो जाएगी। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि कर्मचारी का जो हिस्सा होता है, जो प्रोविडेंट फंड में जमा किया जा रहा है, चाहे वैधानिक प्रोविडेंट हो, चाहे प्रमाणित प्रोविडेंट फंड हो, चाहे अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड हो, पूरी तरह से कर योग्य होता है। और अगर सवाल में आपके प्रोविडेंट फंड में काटने के बाद रकम दी हुई है तो उसको हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद फिर उसकी बेसिक सैलरी लिखी जाती है। कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि वैधानिक प्रोविडेंट फंड हो, चाहे प्रमाणित प्रोविडेंट फंड हो, चाहे अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड हो, कर्मचारी का हिस्सा कर योग्य होता है। अगर सवाल में आपके पूछ ले ऑब्जेक्टिव में कि क्या कर्मचारी का प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में या अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में क्या कर्मचारी का हिस्सा कर योग्य होता है, तो आपको लिख देना है कि हाँ, कर्मचारी द्वारा जमा की गई रकम पूर्णतया कर योग्य होती है। तो ये तो आपका हो गया किसका? कर्मचारी का। मतलब कर्मचारी का जो भी कंट्रीब्यूशन है तो पूरा क्या हो जाएगा? कर योग्य। अब नंबर बी में लेते हैं, नियोक्ता की क्या पोजीशन है। देखिए एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से कुछ रकम जमा करता है इस खाते में। कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड खाते में अगर कर्मचारी अपना कुछ रकम जमा कर रहा है तो नियोक्ता भी अपनी तरफ से कुछ रकम का कंट्रीब्यूशन करता है, अंशदान करता है। तो अगर नियोक्ता उस रकम का अंशदान कर रहा है तो उस संबंध में क्या नियम है? देखिए, नियोक्ता द्वारा यदि वैधानिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा किया जा रहा है, नियोक्ता द्वारा जो अगर वैधानिक प्रोविडेंट फंड में कोई पैसा जमा किया जा रहा है तो वह कर योग्य नहीं होता। क्या होता है? एग्जेम्प्ट। नियोक्ता द्वारा यदि वैधानिक प्रोविडेंट फंड में कुछ रकम कर्मचारी के खाते में जमा की जा रही है तो चाहे जितनी जमा कर दे, चाहे वेतन का 10%, चाहे 20%, चाहे 50%, चाहे जितनी रकम जमा कर दे, पूरी तरह से कर मुक्त होती है। और उस फंड पर, वैधानिक प्रोविडेंट फंड पर यदि ब्याज भी लग रहा है बैंक के द्वारा तो चाहे ब्याज की जितनी रकम जमा हो जाए वो भी पूरी तरह से कर मुक्त होती है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब दूसरा लेते हैं प्रमाणित प्रोविडेंट फंड। देखिए, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड भी होता है। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में भी कर्मचारी अंशदान करता है, नियोक्ता भी अंशदान करता है। तो अभी हमने आपको कर्मचारी का बताया, कर्मचारी का तो अंशदान क्या हो जाएगा? कर योग्य हो जाएगा, फुली टैक्सेबल हो जाएगा। परंतु नियोक्ता द्वारा जो पैसा जमा किया जा रहा है उसका क्या प्रावधान है? तो देखिए, नियोक्ता द्वारा यदि प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में जमा किया जा रहा है, किस में जमा किया जा रहा है? प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में जमा किया जा रहा है,
तो वेतन का 12% तक कर मुक्त होता है। कितना? वेतन का 12% तक यदि जमा किया जा रहा है तो कर मुक्त होता है। यदि नियोक्ता के द्वारा वेतन के 12% से ज़्यादा जमा किया जा रहा है तो वो कर योग्य हो जाता है। समझ रहे हैं? मतलब एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में यदि कर्मचारी के वेतन का 12% तक कर मुक्त होता है और 12% से जितना ज़्यादा जमा कर रहा है उतना कर योग्य हो जाएगा। मान लीजिए कि नियोक्ता कर्मचारी के वेतन का 15% जमा कर रहा है तो कितना कर मुक्त है? 12% कर मुक्त है। कितना ज़्यादा है? 3%। तो 3% आपका क्या हो जाएगा? कर योग्य हो जाएगा। तो ये यहाँ पर नियोक्ता का 12% तक कर मुक्त है और 12% से ज़्यादा जो हो जाएगा वो कर योग्य हो जाएगा। अब ब्याज देख लेते हैं। ब्याज देखिए, बैंक द्वारा यदि 9.5% तक दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है? 9.5% तक, तो 9.5% तक ब्याज कर मुक्त होता है और 9.5% से ज़्यादा जितनी भी ब्याज जमा की जाएगी वो कर योग्य हो जाता है। तो प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में जो ब्याज है 9.5% तक कर मुक्त होती है और शेष कर योग्य होती है। ये दोनों किस दशा में है? ये केवल प्रमाणित प्रोविडेंट फंड की दशा में है। अब तीसरा है अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड। देखिए, अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में हमने आपको बताया भी कि कर्मचारी का जो हिस्सा होता है वो तो कर योग्य हो जाएगा। कर्मचारी द्वारा जो रकम जमा की जा रही है वो पूर्णतया कर योग्य हो जाएगी, परंतु नियोक्ता द्वारा यदि अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में कुछ भी रकम जमा की जा रही है तो पूरी तरह से कर मुक्त होती है। क्या होती है? कर मुक्त होती है। तो नियोक्ता का अंशदान अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। और उस फंड में यदि ब्याज भी मिल रहा है तो ब्याज भी आपका क्या हो जाएगा? कर मुक्त हो जाएगा। तो ये तो था आपका प्रोविडेंट फंड के प्रोविडेंट फंड के क्या नियम है। जब हम आपको धारा 17 के अंतर्गत देख रहे थे कि वेतन में क्या क्या शामिल किया जाएगा, वहाँ पर हमने वेतन में लिखाया था कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF 12% ऑफ सैलरी, मतलब 12% तक कर मुक्त है और यदि 12% से ज़्यादा जमा की जा रही है तो वो कर योग्य हो जाती है। इसी प्रकार ब्याज बताया था कि 9.5% तक कर मुक्त है, 9.5% से ज़्यादा यदि ब्याज जमा की जा रही है तो कर योग्य हो जाता है। तो ये तो था आपका प्रमाणित फंड, प्रोविडेंट फंड, उसके संबंध में ये नियम है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कटौतियाँ, डिडक्शंस। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, कटौतियाँ। देखिए, इनकम टैक्स के अंतर्गत एक कर्मचारी को 3 प्रकार की कटौतियाँ मिलती हैं। एक कर्मचारी को 3 प्रकार की कटौतियाँ मिलती हैं। अभी कटौतियाँ क्या हैं थोड़ा समझ जाइए। सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं? उसको जिन जिन स्रोतों से पैसा मिल रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत। जैसे आपको मिला बेसिक सैलरी, तो सबसे पहले लिख दिया आपने बेसिक सैलरी। इसके बाद फिर आपको मिला डियरनेस अलाउंस, तो आपने डियरनेस अलाउंस लिख दिया। इसके बाद फिर कमीशन मिल गया तो कमीशन आपने लिख दिया। बोनस मिला, आपने बोनस लिख दिया। ये सब रकमें आप यहाँ पर लिखते जा रहे हैं। लिखने के बाद मान लीजिए कि आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है तो यहाँ पर आपने हाउस रेंट अलाउंस लिख दिया, हाउस रेंट अलाउंस। इन सब रकमों को जोड़ देंगे तो जो रकम आएगी वो आपकी हो जाएगी ग्रास सैलरी। क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी ग्रास सैलरी। अब इस ग्रास सैलरी में आपको कुछ छूट मिली हुई है, मतलब सरकार द्वारा ये कहा गया है कि मान लीजिए कि आपकी ग्रास सैलरी निकल आई कि आपको इनकम हो रही है 5 लाख की, आपको बेसिक सैलरी मिल गई 1 लाख, DA मिल गया 50,000, कमीशन मिल गया 2 लाख, बोनस मिल गया 10,000, तो पूरा मान लीजिए जोड़ने के बाद जो आपकी ग्रास सैलरी आ रही है 5 लाख आ रही है। तो कायदे से आपको 5 लाख पर टैक्स देना चाहिए, परंतु सरकार कह रही है, इनकम टैक्स में ये प्रावधान है कि जो 5 लाख आपका ग्रास सैलरी आई है उसमें कर्मचारी को कुछ छूट दे दिया जाए। उस छूट के बाद जो रकम बचती है उस पर उसको टैक्स देना है। तो जो कटौतियां हैं तो क्या हो गई? वो छूटें हो गई। छूट जो गवर्नमेंट के द्वारा या जो इनकम टैक्स के अंतर्गत जो डिडक्शन मिली हुई हैं, जो कटौतियाँ मिली हुई हैं, उनको घटा दिया जाता है। जैसे 5 लाख आपकी ग्रास सैलरी है तो ग्रास सैलरी में जब हम लेस कर देंगे कटौतियाँ
डिडक्शन मान लीजिए कि आपने घटा दिया 60,000, तो 60,000 आपका घट गया, बाकी कितना बचा 4,40,000। 5 लाख में 4,40,000, तो ये क्या हो गया टैक्सेबल सैलरी। और आपको 5 लाख पर टैक्स न दे करके आपको जो टैक्स देना है कितने पर देना है 4,40,000 पर देना है। तो माने सरकार के द्वारा ये छूटें दी जा रही हैं कि जो आपकी इनकम हो रही है, जो आपका सकल वेतन है, उनमें से आप कटौतियाँ घटा दीजिए, घटाने के बाद जो रकम बच रही है उस पर आप गवर्नमेंट को टैक्स दे दीजिए। तो वही कटौतियाँ हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि कटौतियाँ कौन कौन सी हैं, कितने प्रकार की हैं, उनको हम किस प्रकार से घटाते हैं। नंबर 1 सबसे पहले वैधानिक कटौती, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन ये आपकी हो गई वैधानिक कटौती। देखिए ये कटौती बहुत पहले से मिलती आ रही है, परंतु बीच में बंद हो गई थी। बहुत पहले से ये मिलती चली आ रही है, परंतु ये बीच में बंद हो गई थी, अब इधर पुनः शुरू हो गई है। तो ये कटौती आपकी 2000 कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर 2019-20 तक मिलती थी 40,000। कितनी छूट मिलती थी 40,000। परंतु आपका जो ये कर निर्धारण वर्ष चल रहा है 2020 और 21, यहाँ पर ये कितना हो गया है 50,000। मतलब ये असेसमेंट ईयर 2019 और 20 में मिल रही थी 40,000 की, और असेसमेंट ईयर 2020 और 21 में ये हो गई है 50,000। तो वर्तमान में ये कितनी मिल रही है 50,000। माने आपकी जो ग्रास सैलरी आ रही है उस ग्रास सैलरी में आपको जो पहली कटौती है 50,000 की छूट मिल जाएगी। आपको ग्रास सैलरी में 50,000 रुपये घटा देना है। घटाने के बाद फिर जो रकम आएगी वो आपकी हो जाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी या टैक्सेबल इनकम। तो ये आपकी पहली कटौती है, वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। और स्टैंडर्ड डिडक्शन धारा 16 की उपधारा 1 के अंतर्गत इस समय वर्तमान में 50,000 मिल रही है, इसके पहले ये 40,000 मिल रही थी। अब देखते हैं दूसरी कटौती। दूसरी कटौती है आपकी डिडक्शन इन इंटरटेनमेंट अलाउंस। यह है आपकी धारा 16 की उपधारा सेकंड। धारा 16 की उपधारा सेकंड के अंतर्गत आपको मनोरंजन भत्ता की कटौती मिली हुई है। और देखिए मनोरंजन भत्ता की कटौती प्रत्येक कर्मचारी को नहीं मिलती, यह केवल सरकारी कर्मचारी की दशा में ही मिलती है। यह किसको मिलती है? यह केवल सरकारी कर्मचारी को मिलती है और मैक्सिमम 5,000 रुपये तक मिलती है। कितनी मिलती है? ये मैक्सिमम 5,000 रुपये तक मिलती है, 5,000 से ज़्यादा नहीं मिलती। इसका अध्ययन हमने आपको कराया था जब हम पार्टली टैक्सेबल अलाउंस पढ़ रहे थे। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जब हमने पार्टली टैक्सेबल अलाउंस पढ़ा है वहाँ पर हमने आपको पहले बताया था हाउस रेंट अलाउंस का प्रावधान, और इसके बाद आपको बताया था इंटरटेनमेंट अलाउंस का प्रावधान। इंटरटेनमेंट अलाउंस में हमने आपको बताया था कि यह केवल सरकारी कर्मचारी की दशा में कटौती योग्य होती है। इंटरटेनमेंट अलाउंस की कटौती किसकी दशा में मिलती है? केवल सरकारी कर्मचारी की दशा में। और कौन सी रकम की कटौती मिलती है? इसमें होता है नंबर 1 20% ऑफ सैलरी, 20% ऑफ सैलरी, और दूसरा हमने आपको बताया था मैक्सिमम अमाउंट ₹5,000, मैक्सिमम अमाउंट ₹5,000। और तीसरा है एक्चुअल, और तीसरा हमने आपको बताया था एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस। ये 3 रकमें हमने आपको बताई थी, 20% ऑफ सैलरी, दूसरा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ₹5,000, और तीसरा था एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस। तो ये 3 रकमें थी। इन 3 रकमों में जो रकम सबसे कम होती है वह कटौती योग्य हो जाती है। इन तीनों रकमों में जो रकम सबसे कम होगी
वो कटौती योग्य हो जाएगी। और यहाँ पर जैसे सैलरी का आपको 20% निकालना है तो वह 20% केवल बेसिक सैलरी पर निकाला जाएगा। कहे पर निकाला जाएगा? केवल बेसिक सैलरी पर। तीसरा पॉइंट था एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस। ये 3 रकमें हैं, इनमें से व्हिच एवर इज लेस विल बी डिडक्टेबल। ये 3 रकमों में जो रकम कम होगी उसकी कटौती आपको मिल जाती है। किसकी दशा में? यह केवल ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय की दशा में। यहाँ पर लिख लीजिए, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की दशा में ही ये रकम आपकी कटौती योग्य होती है। अगर करदाता गैर सरकारी कर्मचारी है तो उसको कोई छूट नहीं मिलेगी। अब तीसरी कटौती है एम्प्लॉयमेंट टैक्स। तीसरी कटौती जो आपको मिलती है एम्प्लॉयमेंट टैक्स। एम्प्लॉयमेंट टैक्स ये है अंडर सेक्शन 16(3). देखिए, अगर करदाता ने अपने रोजगार के संबंधित कुछ टैक्स चुकाया है जिसका नाम है रोजगार कर या नियोजन कर, इस प्रकार का अगर कोई कर गवर्नमेंट को चुकाया है तो वो कर चाहे जितनी रकम चुकाया हो, चाहे जितनी रकम तक आपने उसको पेड किया हो, पूरी रकम कर मुक्त होती है। कहेगा रोजगार कर का, नियोजन कर का, एम्प्लॉयमेंट टैक्स का, जितनी रकम आप सरकार को पेड करते हैं वो पूरी की पूरी रकम कर मुक्त होती है, कटौती योग होती है। धारा 16 की उपधारा 3 के अंतर्गत। तो सवाल में आपकी दे रहेगा कि कर्मचारी ने गत वर्ष में नियोजन कर के रूप में 20,000 रुपये चुकाया या कर्मचारी ने रोजगार कर के रूप में 10,000 रुपये चुकाया, तो जितनी रकम दिए हो तो वो आपको एम्प्लॉयमेंट टैक्स के रूप में लिख देना है और उसको भी उसकी ग्रास सैलरी से घटा करके इनकम फ्रॉम सैलरी निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी थी पूरी थ्योरी। हमने आपको बहुत विस्तार से इनकम फ्रॉम सैलरी की थ्योरी पढ़ा दिया और आपने देखा भी होगा हमारे जो वीडियो बने हैं इसके कम से कम 4 या 5 वीडियो बन गए होंगे। पूरा सैलरी पढ़ने में ही हमारे कम से कम 4 या 5 वीडियो बन गए होंगे। बहुत विस्तार से पढ़ा दिया है। आपको केवल 1 घंटे का टाइम निकाल करके वीडियो देखना है और देखने के बाद फिर आपको जहां समझ में ना आए तो थोड़ा हमको कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये हमारे प्रावधान समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्या है, वो हम आपको दोबारा फिर किसी अन्य वीडियो में वो डिस्कस करते जाएंगे। आपको वही कमेंट बॉक्स में ही आपको बताते जाएंगे। तो ये हमारा था। अब आप समझ गए होंगे कि इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब क्या है, कौन कौन से ऐसी मदें हैं जो उनको शामिल करते हैं, उन मदों में कौन कौन सी रकमें हैं जिनको हम घटाते हैं, घटाने के बाद जो आता है वो आपको हो जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी या टैक्सेबल सैलरी। अब इस प्रकार से अब हम आते हैं अपने लास्ट की तरफ। इनकम फ्रॉम सैलरी का जो हमारा लास्ट पोर्शन है वो है आपका MCQs क्वेश्चन। MCQs क्वेश्चन में आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनकी तरफ आते हैं। और ये हमने आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चुने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ज़्यादातर इनकम फ्रॉम सैलरी से तो आपके 2-3 प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, तो कोशिश ये रहेगी कि शायद इन्हीं से ही पूछ लें। तो आप थोड़ा देखिए इनमें क्या है, क्या ऑप्शन सही होगा, क्यों सही होगा, ये पूरा विस्तार से हम आपको बताएंगे। नंबर 1, सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी आय कर मुक्त है। ये कुछ आय आपकी दी हुई हैं, इनमें से सवाल पूछ रहा है कि कौन सी आय कर मुक्त है। नंबर 1 महंगाई भत्ता, नंबर 2 शहरी क्षतिपूरक भत्ता, नंबर 3 विदेश भत्ता और नंबर D चिकित्सा भत्ता। नंबर D चिकित्सा भत्ता। ये 4 प्रकार के भत्ते हैं और इनमें पूछ रहा है कि कौन सी आय कर मुक्त है। आपको ध्यान देना चाहिए कि हमने आपको पढ़ाया था कि जो महंगाई भत्ता है ये कैसा भत्ता है, पूर्णतया कर योग्य भत्ता है। इसकी कोई भी रकम कर मुक्त नहीं होती। महंगाई भत्ता या महंगाई वेतन के रूप में अगर कुछ मिल रहा है तो पूर्णतया कर मुक्त है, पूर्णतया कर योग्य है। क्या है, फुली टैक्सेबल अलाउंस है। महंगाई भत्ता आपका डियरनेस अलाउंस फुली टैक्सेबल अलाउंस है, तो ये आपका नहीं होगा। दूसरा शहरी क्षतिपूरक भत्ता, सिटी कंपनसेशन अलाउंस। सिटी कंपनसेशन अलाउंस भी आपका क्या है, फुली टैक्सेबल अलाउंस है। इसकी पूरी रकम कर योग्य होती है। और पूछ क्या रहा है, एग्जम्प्ट पूछ रहा है, कौन सी आय कर मुक्त है, कौन सी आय एग्जम्प्ट है। तो सिटी कंपनसेशन अलाउंस भी आपका क्या होता है, फुली टैक्सेबल अलाउंस होता है। तीसरा विदेश भत्ता, हमने आपको बताया था कि अगर सरकारी कर्मचारी
कोई विदेश में काम करता है और सरकार के द्वारा वो उसे विदेश भत्ता मिल रहा है तो पूरी तरह से कर मुक्त होता है। विदेश भत्ता क्या होता है? कर मुक्त होता है। हमने आपको बताया था कि फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस होता है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। विदेश भत्ता पूर्णतया कर मुक्त होता है। और नंबर डी चिकित्सा भत्ता। चिकित्सा भत्ता भी हमने आपको बताया था कि फुली टैक्सेबल अलाउंस है, इसकी पूरी रकम कर योग्य होती है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन आपका होगा कि विदेश भत्ता पूर्णतया कर मुक्त भत्ता है। आइए अगले भत्ते में, शिक्षा भत्ता कर मुक्त है अधिकतम। शिक्षा भत्ता कर मुक्त है अधिकतम 1 बच्चा, 4 बच्चे, 2 बच्चे, इनमें से कोई नहीं। देखिए हमने आपको जब एजुकेशन अलाउंस या शिक्षा भत्ता पढ़ाया था वहाँ पर पढ़ाया था कि ये कैसा भत्ता है, ये पार्टली टैक्सेबल अलाउंस है। ये कैसा है? पार्टली टैक्सेबल अलाउंस है, मतलब इसकी कुछ रकम तो कर योग्य होती है और कुछ रकम कर मुक्त होती है। कितनी कर मुक्त होती है? हमने आपको बताया था कि 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों का कर मुक्त होता है। हमने आपको एजुकेशन अलाउंस या शिक्षा भत्ता में बताया था कि अधिकतम 100 रुपये प्रति माह 1 बच्चा, अधिकतम 2 बच्चे का कर मुक्त होता है। तो आपके अधिकतम कितने बच्चे कर मुक्त होते हैं? 2 बच्चे। तो यहाँ पर भी आपका जो आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सी, 2 बच्चे कर मुक्त होते हैं। शिक्षा भत्ता कर मुक्त होता है अधिकतम 2 बच्चों के लिए। 1 बच्चे का 100 रुपये, 2 बच्चे का 200 रुपये, अधिकतम रकम कितनी कर मुक्त होती है? 200 रुपये प्रति माह। तीसरा है, एक सरकारी कर्मचारी को मनोरंजन भत्ता की कटौती मिलती है अधिकतम 10,000, 15,000, 5,000 और नील। अभी आपको यहाँ पर हमने बताया है, अभी हमने आपको यहाँ बताया है कि करदाता यदि सरकारी कर्मचारी है तभी उसको मनोरंजन भत्ता की कटौती मिलती है। इंटरटेनमेंट अलाउंस की कटौती किसे मिलती है? केवल सरकारी कर्मचारी की दशा में। और कितनी रकम की कटौती मिलती है? निम्नलिखित 3 रकमों में जो रकम सबसे कम होती है कटौती योग्य होती है। इंटरटेनमेंट अलाउंस की दशा में कटौती में क्या होता है? इन दिस केस फ्रॉम एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस एंड फॉलोइंग अमाउंट व्हिच एवर इज लेस विल बी डिडक्टेबल। किस धारा के अंतर्गत? धारा 16 की उपधारा 2 के अंतर्गत। और आपकी रकमें क्या थी? 20% ऑफ सैलरी, दूसरा मैक्सिमम अमाउंट रुपीज 5,000 और तीसरा है एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस। तो अधिकतम रकम कितना बताया? 5,000। तो यहाँ पर 5,000 कहाँ दिया है? सी में। तो इसका भी सी आंसर सही है। तीसरे का भी हमारा सी आंसर सही है कि इंटरटेनमेंट अलाउंस की कटौती अधिकतम 5,000 रुपये तक ही कटौती योग्य होती है, 5,000 से ज़्यादा कटौती योग्य नहीं होती। अब नंबर 4 है। नंबर 4 कह रहा है सकल वेतन में कटौती मिलती है। आपकी जो ग्रास सैलरी निकाली अभी हमने जो आपको यहाँ समझाया था, सकल वेतन में कटौती मिलती है आयकर की, बीमा प्रीमियम की, नियोजन कर की या उपहार कर की। ये 4 चीज़ दी हैं कि किस चीज़ की कटौती मिलती है। तो देखिए ग्रास सैलरी में हमने आपको बताया था कि 3 चीज़ की कटौतियाँ आपको मिलती हैं। कहे कि 3 चीज़ की, कौन कौन सी? एक तो हमने बताया था कि वैधानिक कटौती मिलती है धारा 16 की उपधारा 1 के अंतर्गत और ये मिलती है 50,000 की। दूसरी कटौती हमने आपको बताया था इंटरटेनमेंट अलाउंस है, सरकारी कर्मचारी की दशा में मिलती है और ये मिलती है केवल 5,000 की। और तीसरी कटौती हमने आपको बताई थी कि एम्प्लॉयमेंट टैक्स दिया हुआ है, नियोजन कर दिया हुआ है या रोजगार कर दिया हुआ है तो उसकी कटौती मिलती है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी कटौती कर योग्य हो जाएगी, कटौती योग्य हो जाएगी? नंबर सी, नियोजन कर। नंबर सी, नियोजन कर। तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नियोजन कर, एम्प्लॉयमेंट टैक्स ही केवल सकल वेतन में इसी की केवल कटौती मिलती है, आयकर की कटौती आपको नहीं मिलती, बीमा प्रीमियम की कटौती आपको यहाँ पर नहीं मिलती है, उपहार कर की कटौती आपको यहाँ नहीं मिलती है। केवल आपको नियोजन कर की कटौती धारा 16 की उपधारा 3 के अंतर्गत मिलती है। तो ये आपका नियोजन कर की कटौती हो जाएगी। और 5वां है वेतन में शामिल है। वेतन में शामिल है मजदूरी, पेंशन, बिक्री पर कमीशन या ये सभी। हमने आपको बताया था कि एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को उसके द्वारा की गई सेवाओं के बदले में जो नगद या जो सुविधाएं सेवाएं मिलती हैं वो सब वेतन में शामिल हो जाती हैं। तो देखिए जो मजदूरी मिल रही है ये वेतन का ही एक अंग है, वो भी आपका कर योग्य हो जाएगा। पेंशन मिल रही है तो पेंशन भी आपका पैसा है, ये भी कर योग्य हो जाएगा, ये भी वेतन में शामिल हो जाएगा। कमीशन है तो कमीशन चाहे बिक्री पर कमीशन मिल रहा हो, चाहे इसे कमीशन मिल रहा हो, चाहे जिस प्रकार का कमीशन मिल रहा हो, नियोक्ता द्वारा यदि कर्मचारी को मिल रहा है तो ये भी आपका वेतन में शामिल हो जाएगा। माने मजदूरी, पेंशन, बिक्री पर कमीशन ये सभी आपके वेतन में शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या सही हो जाएगा?
यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक कर्मचारी के वेतन में या अपने नियोक्ता से जो जो नगद भुगतान मिलते हैं वो सभी वेतन होते हैं और उनको सबको हम वेतन में शामिल कर लेते हैं। तो मजदूरी, पेंशन, कमीशन ये सभी आपके वेतन में शामिल हो जाएंगे। अब ये देखिए वेतन में शामिल है, वेतन में क्या क्या शामिल है? नगद प्राप्तियाँ, अनुलाभ, वेतन के स्थान पर अन्य लाभ, ये सभी वेतन में क्या क्या सब, नगद प्राप्तियाँ, नियोक्ता द्वारा उसको जो नगद मिल रहा है वो भी सब उसमें शामिल हो जाता है, वो भी वेतन में शामिल हो जाएगा, उस पर भी आपको टैक्स देना है। अनुलाभ हमने आपको बताया था, नियोक्ता द्वारा यदि कर्मचारी को मुद्रा के अलावा भी अनेकों प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे मकान मिल गया, कार मिल गई, नौकर मिल गए, गैस बिजली पानी मिल गया, इसी प्रकार की अन्य सभी सुविधाएँ मिल रही हैं, तो ये सभी क्या हो गए? अनुलाभ हो गए। तो अनुलाभ भी आपका वेतन में शामिल हो जाता है। नगद प्राप्तियां आपकी शामिल ही हो जाती हैं, जो नगद मिल रहा है, बोनस है, कमीशन है, इंटरटेनमेंट अलाउंस है, ये सब हैं, तो ये सब आपका वेतन में शामिल हो जाता है। वेतन के स्थान पर अन्य लाभ, वेतन के स्थान पर अन्य लाभ अनेकों प्रकार के, जैसे आपका कोई काम में परिवर्तन कर दिया कि आपको यहाँ पर काम कर रहे थे, आपको दूसरा काम भी देखना है, उसके बदले में आपको 20,000 रुपये मिलेगा। आपको सेवा से निकाला जा रहा है, उसके बदले में आपको 10,000 रुपये मिलेगा। मतलब वेतन के स्थान पर जो अन्य सुविधाएं मिल रही हैं, वेतन के स्थान पर जो अन्य के जीवन बीमा पॉलिसी है उससे अगर कोई रकम आपको मिल रही है तो वो भी कर योग्य हो जाएगा। तो मतलब वेतन की जगह पर जो अनेकों प्रकार के लाभ आपको मिले हुए हैं वो सभी आपका क्या होता है? वेतन में शामिल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी आपका डी आंसर सही हो जाएगा। डी विल बी राइट आंसर। मतलब नगद प्राप्तियाँ भी वेतन में शामिल हैं, जो सुविधाएं मिली हुई हैं, सेवाएं मिली हुई हैं, वो अनुलाभ भी आपके शामिल है। वेतन के स्थान पर जो अन्य अनेकों प्रकार के लाभ मिले हुए हैं वो भी आपके वेतन में शामिल हो जाएंगे। तो ये सभी आपके शामिल हो जाएंगे। अगला है मनोरंजन भत्ते की छूट मिलती है सरकारी कर्मचारी को, मजदूर को, गैर सरकारी कर्मचारी को कोई नहीं। मनोरंजन भत्ते की छूट किसको मिलती है? अभी हमने आपको बताया था कि इंटरटेनमेंट अलाउंस की छूट किसको मिलती है? केवल सरकारी कर्मचारी की दशा में। और कितने की छूट मिलती है? अधिकतम 5,000 की छूट मिलती है। तो ये आपका दिया हुआ है, मनोरंजन भत्ते की छूट मिलती है किसको मिलती है? केवल सरकारी कर्मचारी की। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मनोरंजन भत्ते की छूट केवल सरकारी कर्मचारी की दशा में ही मिलता है। तो यहाँ पर आपको 7वें का ए आंसर सही हो जाएगा। मजदूर को और गैर सरकारी कर्मचारी को ये छूट नहीं मिलेगी। अगला है प्रमाणित प्रोविडेंट फंड खाते में जमा ब्याज कर मुक्त है। प्रोविडेंट फंड खाते में जमा ब्याज कर मुक्त है। कितनी ब्याज कर मुक्त है? देखिए 9.5% तक ब्याज कर मुक्त होती है प्रमाणित प्रोविडेंट फंड खाते में। अभी हमने आपको बताया है प्रोविडेंट फंड खाता 3 प्रकार का होता है, वैधानिक प्रोविडेंट फंड खाता, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड खाता और एक अप्रमाणित प्रोविडेंट खाता। तो प्रमाणित प्रोविडेंट फंड खाते में यदि ब्याज 9.5% तक जमा होता है तो कर मुक्त होता है, और 9.5% से अगर ज़्यादा जमा होगा तो कर योग्य हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। यहाँ पर तक और बढ़ा लीजिए, 8% तक, 9% तक, 9.5% तक या 10% तक, क्योंकि अगर आप तक नहीं लिखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत समझ में आएगा। क्योंकि प्रमाणित प्रोविडेंट फंड खाते में जमा ब्याज कर मुक्त है 8%, तो 8% भी आपका कर मुक्त ही है, क्योंकि अगर किसी के खाते में 8% जमा हो रहा है ब्याज तो उस पर आपको टैक्स थोड़ा देना है, तो आपका शामिल नहीं होगा। 9%, अगर 9% जमा हो रहा है तो उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना। 9.5% जमा हो रहा है तो 9.5% भी टैक्स नहीं देना। 10% है तो 10% पर टैक्स देना है। परंतु अगर आपने तक लिख दिया तो इसका मतलब है कि केवल 8% तक ही कर मुक्त है, 8 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कर योग्य हो जाएगा। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। तक लिखने से इसका अर्थ बदल गया। 8% तक कर मुक्त होता है ऐसा नहीं है। कहाँ तक कर मुक्त होता है? 9.5% तक। तो अगर आपने इसके आगे तक लगा दिया है कि 9.5% तक कर मुक्त होता है तो ये सही है। 8% तक कर मुक्त होता है ये बात गलत है। 9% तक कर मुक्त होता है ये बात गलत है। 9.5% तक जमा होता है ये बात सही है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है सी हो जाएगा कि 9.5% तक कर मुक्त होता है। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड खाते में ब्याज 9.5% तक कर मुक्त होता है। अगला है कर्मचारी को 12 लाख जनसंख्या वाले शहर में नियोक्ता के स्वामित्व का मकान मिला है। मकान की सुविधा का मूल्य होगा। कर्मचारी को 12 लाख जनसंख्या वाले शहर में
नियोक्ता के स्वामित्व का मकान मिला है, मकान की सुविधा का मूल्य होगा। देखिए हमने आपको बताया था कि रेंट फ्री हाउस का वैल्यूएशन हमने आपको कल ही बताया था, कल के वीडियो में आपको बताया था। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि अगर करदाता सरकारी कर्मचारी है और उसको नियोक्ता से मकान मिला हुआ है तो सरकार द्वारा मकान का मूल्य पहले से ही सरकारी नियमों के आधार पर फिक्स कर दिया जाता है, उसका आपको मूल्यांकन नहीं करना। मूल्यांकन कब करना है? मूल्यांकन आपको तभी करना है जब मकान गैर सरकारी कर्मचारी को मिला हो। तो अगर मकान गैर सरकारी कर्मचारी को मिला है तो मकान को आप देखेंगे कि ये मकान कैसा मकान है, माने नियोक्ता का खुद का मकान है या नियोक्ता ने इसको किराए में ले करके कर्मचारी को दिया है। यदि मकान नियोक्ता का है, मतलब नियोक्ता ने खुद मकान बनवाया है और उसके बाद वो कर्मचारी को रहने के लिए दे रहा है, यदि इस प्रकार का मकान है तो फिर हम ये देखेंगे कि उस शहर की जनसंख्या कितनी है 2001 की जनगणना के आधार पर। यदि 2001 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या 10 लाख तक है, जनसंख्या कितनी है 10 लाख तक है, तो कर्मचारी के वेतन का 7.5% मकान का मूल्य होता है। तो कर्मचारी के वेतन का 7.5% कर मकान का मूल्य होता है। इसी प्रकार यदि मकान ऐसे शहर में स्थित है जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से तो ज़्यादा है परंतु 25 लाख तक है, तो ऐसे मकान का मूल्य क्या हो जाएगा? कर्मचारी के वेतन का 10% मकान का मूल्य हो जाएगा। और यदि मकान ऐसे शहर में स्थित है जहाँ की जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा है तो ऐसे मकान का मूल्य कर्मचारी के वेतन का 15% हो जाएगा। तो कर्मचारी के वेतन का 7.5% या 10% या 15% निकाल लेना है और जो रकम निकलेगी वही मकान का मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मकान कहाँ पर है? मकान आपका ऐसे शहर में स्थित है जहाँ की जनसंख्या 12 लाख है। क्या है? जहाँ की जनसंख्या 12 लाख है। तो हमने आपको बताया था कि यदि मकान ऐसे शहर में स्थित है जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हो और 25 लाख तक हो तो ऐसी दशा में वेतन का 10% मकान का मूल्य होगा। क्या हो जाएगा? वेतन का 10% मकान का मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। वेतन का 10%, वेतन का 15% तब सही होता यदि मकान ऐसे शहर में होता जहाँ की जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा है। वेतन का 7.5% उस दशा में सही होता यदि मकान ऐसे शहर में होता जहाँ की जनसंख्या 10 लाख तक है। तो चूँकि मकान की जनसंख्या 12 लाख के शहर में है तो वेतन का 10% कर योग्य हो जाएगा। माली की सुविधा का मूल्य कर योग्य है। माली की सुविधा का मूल्य कर योग्य है प्रत्येक कर्मचारी के लिए, डायरेक्टर के लिए, विशिष्ट कर्मचारी के लिए और अधिकारी के लिए। हमने आपको बताया था नंबर बी, जो विशिष्ट अनुलाभ होते हैं वह केवल विशिष्ट कर्मचारी की दशा में कर योग्य होते हैं। विशिष्ट अनुलाभ केवल विशिष्ट कर्मचारी की दशा में कर योग्य होते हैं। और विशिष्ट अनुलाभ हमने आपको बताए थे कि जैसे नंबर 1 में फैसिलिटी ऑफ कार, गैस बिजली पानी की सुविधा, माली फर्राश या वॉचमैन गार्डनर इनकी सुविधा, गैस बिजली पानी की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन, ये सभी आपकी क्या होती हैं? विशिष्ट अनुलाभ होते हैं। और विशिष्ट अनुलाभ केवल विशिष्ट कर्मचारी की दशा में ही कर योग्य होते हैं। अब चूँकि जो गार्डनर है ये कैसा अनुलाभ है? ये आपका विशिष्ट अनुलाभ है। तो किसकी दशा में कर योग्य हो जाएगा? केवल विशिष्ट कर्मचारी की दशा में कर योग्य हो जाएगा। तो 10वां भी आपका सी आंसर सही है। यहाँ पर आपका सी आंसर सही है कि माली का वेतन केवल विशिष्ट कर्मचारी की दशा में ही कर योग्य होता है। और 11वें में आ जाइए, मकान किराया भत्ता। मकान किराया भत्ता बड़े शहरों में कर मुक्त होता है, आंशिक कर मुक्त होता है, पूर्णतः कर मुक्त होता है, सरकारी कर्मचारी की दशा में कर मुक्त होता है। अभी 4 चीज़ दी हुई हैं। इन 4 चीज़ों में आपको देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए अगर मकान बड़े शहरों में है तो इससे तो आपका कोई मतलब नहीं है कि बड़ा शहर है तो आपको कर मुक्त हो जाएगा। आंशिक कर मुक्त है, ये बात तो सही है कि मतलब मकान किराया भत्ता कैसा अनुलाभ है? पार्टली टैक्सेबल अलाउंस है। पार्टली टैक्सेबल अलाउंस का मतलब होता है उसका कुछ भाग कर मुक्त होता है और कुछ भाग कर योग्य होता है। तो इसका मतलब है आंशिक कर मुक्त होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है कि जो मकान किराया भत्ता है वो कैसे होता है? आंशिक कर मुक्त होता है।
बड़े शहरों में कर मुक्त होता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। पूर्णतः कर मुक्त होता है तो पूर्णतः तो कर मुक्त नहीं होता। पूर्णतः कर मुक्त तब होता है जब कर्मचारी किसी ऐसे मकान में रहता है जिसका उसको किराया नहीं देना पड़ता। जैसे वो अपने खुद के मकान में रह रहा है, माता पिता के मकान में रह रहा है, पत्नी के मकान में रह रहा है, मित्र के मकान में रह रहा है, या ऐसे मकान में रह रहा है जिसका उसको कोई किराया नहीं देना पड़ता, तो उस दशा में कर मुक्त होता है। परंतु प्रत्येक दशाओं में, अन्य दशाओं में कर योग्य हो जाता है। सरकारी कर्मचारी की दशा में भी ये कर मुक्त तो नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आंशिक कर मुक्त होता है। आंशिक कर मुक्त क्यों होता है? क्योंकि ये पार्टली टैक्सेबल अलाउंस है, आंशिक कर योग्य भत्ते हैं, आंशिक कर मुक्त भत्ता है। तो इस दशा में ये बी आंसर सही हो जाएगा। और लास्ट है आपका, वेतन शीर्षक में किस करदाता की आय कर योग्य होती है? इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐसा कौन सा करदाता है जिसकी आय कर योग्य होती है? वेतनभोगी कर्मचारी, वकील, व्यवसायी या निर्माता? यहाँ पर देखिए, जो वेतनभोगी कर्मचारी है, ऐसा कर्मचारी है जिसको अपने नियोक्ता से वेतन मिल रहा है, तो उसकी आय कर योग्य होती है। उसको मिलने वाला वेतन वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होता है। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वकील जो होता है तो वकील को तो वेतन मिलता नहीं है, ये तो अपना प्रोफेशनल है, तो इसको जो आय होगी वो इनकम फ्रॉम बिजनेस आर प्रोफेशन में कर योग्य हो जाएगी। व्यवसाय भी है, इसकी भी आय इनकम फ्रॉम बिजनेस आर प्रोफेशन में कर योग्य हो जाएगी। और एक निर्माता है, उसकी भी आय इनकम फ्रॉम बिजनेस आर प्रोफेशन में कर योग्य हो जाएगी। एक वेतनभोगी कर्मचारी है, उसी की आय इनकम फ्रॉम सैलरी शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। तो दोस्तों, ये तो था आज का हमारा सेशन। आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इनकम फ्रॉम सैलरी थोड़ा बड़ा था, बड़ा चैप्टर था, और इसमें अनेकों प्रकार के प्रावधान थे। इसमें 3-4 घंटा लग गया है। सभी वीडियो हमारे लगभग 1-1 घंटे के ही बने हैं। काफ़ी कुछ हमने इसमें समेट लिया है, काफ़ी कुछ आपको बता दिया है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके समझने लायक हो और हमने छोड़ दिया हो। ज़्यादातर हमने आपको बता दिया है। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे, जितना हमने पढ़ाया है इसी के अंतर्गत आएंगे। इसके आगे का कोई प्रश्न आने का सवाल ही नहीं है। तो बस अंत में आपसे केवल एक निवेदन यही करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए छात्र हैं, वो कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, जिससे सभी छात्रों को पता चल जाए कि ये चैनल है, यहाँ पर इनकम टैक्स पढ़ाई जा रही है। कोशिश करेंगे कि इनकम टैक्स के बाद जब आपके एडमिशन होंगे उस समय आपको जो आपके सब्जेक्ट हैं, जो कॉमर्स के अन्य सब्जेक्ट हैं, उनको भी हम लेंगे, उनको भी पढ़ाएँगे, अकाउंटिंग के पेपर। और तब तक क्लियर भी हो जाएगा कि अगली बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आएंगे या आपको बड़े प्रश्न भी करना है अगले साल से। तो कोरोना की वजह से जल्दी जल्दी में गवर्नमेंट ने सोचा कि जल्दी जल्दी प्रश्न किसी प्रकार से परीक्षाएं करानी है, तो ये एक तो आपका एक बीच का रास्ता है निकाला गया है परीक्षाओं का। तो हम उस समय फिर आपके विस्तार से फिर पढ़ाएंगे, इनकम टैक्स को भी दोबारा पढ़ाएंगे और पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे, एक तरफ से पढ़ाएंगे और आपको सवाल भी लगवाएंगे। यहीं पर हम आपके लॉन्ग आंसर वाले सवाल भी लगवाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी है तो इसके अगर आपको सवाल बता दे तो आपको पता चल जाता कि हमको इस प्रकार से इसके सवाल लगाने हैं। अब यहाँ पर चूँकि ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी हमको इसको ख़त्म भी करना है, आपके पेपर भी हैं 15 दिन के बाद, तो हम सोच रहे हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस हम कंप्लीट करा करके इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको बता दें। तो दोस्तों, पुनः आपसे इस निवेदन के साथ कि आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सेशन हमारा कैसा लगा। और इसके बाद हम कल आपको नया चैप्टर शुरू करेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी हमारी ख़त्म हो गई है, इसमें काफ़ी कुछ हो गया है। तो बस अपनी बात हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।